वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि कल की परीक्षा में आपके बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाएं। लगभग मैं आपको बता दूं कि यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं, या सुहेल देव यूनिवर्सिटी का देने जा रहे हैं, राम मनोहर लोहिया का, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का, या कानपुर विश्वविद्यालय का, या सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का, तो इन सभी का चूंकि ये लिखित पेपर होने वाला है, तो आप किसी का पेपर देने जाएंगे तो सभी में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये लिखित मॉडल पेपर है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव वाले छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करने का काम रहेगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। तो यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ की बात करें तो यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी संख्या 10 होती है। 10 के 10 प्रश्न आपको करने होते हैं। किसी किसी विश्वविद्यालय में 5 प्रश्न आपको करने के लिए दिया जाता है और 5 के 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। 50 शब्दों में ही लिखना होता है उत्तर को, ये बात ध्यान रखेंगे। 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो अलग अलग विश्वविद्यालय में ये नियम अलग अलग होता है, कितने प्रश्न होंगे, कैसे क्या करना है, लेकिन अधिकतर विश्वविद्यालयों में यही पैटर्न फॉलो होता है। तो आपकी परीक्षा चाहे 2 घंटे की हो चाहे 3 घंटे की हो, 2 घंटे की होगी तो कुछ कम प्रश्न आपको करने को मिलेंगे, 3 घंटे की होगी तो ये आपको मिलेगा, मतलब हाईएस्ट यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। माउंट बेटन योजना क्या थी, बताएं। माउंट बेटन योजना की अगर बात करें तो आप सभी को बता दूं, मतलब पता होगा। एक माउंट बेटन नाम के वायसराय भारत में बने थे, और 14 मार्च 1947 को ये बनते हैं, लॉर्ड माउंट बेटन वायसराय बनते हैं भारत, और मतलब भारत में, और मतलब भारत में ये वायसराय बन करके आए थे 14 मार्च 1947 को। भारत की आज़ादी और उसके विभाजन से संबंधित जो मांग हो रही थी, उस पर लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के नेताओं, खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, और इन लोगों से बातचीत करी, और बातचीत के बाद दोनों पक्ष का या इस मत पर निष्कर्ष निकला कि भारतीय समस्या का एकमात्र हल है कि पाकिस्तान के निर्माण की मांग कर ली जाए। मतलब सॉरी, पाकिस्तान के जो निर्माण की मांग की जा रही है उसको स्वीकार कर लिया जाए। और परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने जो है दबाव में इस दुखद बिंदु को स्वीकार कर लिया, और कहा कि भाई ठीक है, अगर मुस्लिम लीग चाह रही है कि भाई दूसरा देश बने और मुसलमानों के लिए, तो बिल्कुल बनाया जाए। तो इसीलिए ये लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना आई थी, इसी को मुहर लगाने आई थी कि भाई भारत का विभाजन करवा जा दिया जाए। ठीक है, तो भारत को विभाजित करने का एक प्रकार से आप बोलें तो ये एक तरीका या एक मोहर लगाने का तरीका, या ऐसे बोलें कि भारत विभाजन की योजना को एक प्रकार से एक औपचारिक तरीका या औपचारिक तरीके का कर देना ही एक प्रकार से माउंटबेटन योजना होती है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है भारत विभाजन की योजना, और जिसको खास करके स्वीकार कर लिया जाता है, और माउंटबेटन योजना इसी को कहते हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन से रिलेटेड है। क्योंकि जब भारत आज़ाद होता है उस समय ये समस्या उत्पन्न हो रही थी कि भारत जो है, चूंकि उस समय छोटी बड़ी रियासतों को मिला लें तो बहुत सारी रियासतें थी, जिनमें अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत में ही केवल 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं। तो सभी को एक में मिलाना बड़ा असंभव सा काम हुआ करता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो भारत को एक कर लिया, लेकिन अब उसमें जो मुस्लिम एरिया थी, जैसे खास करके जो बांग्लादेश के आसपास की, जो बांग्लादेश कट करके निकला है, वहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी, और इधर जो पाकिस्तान निकला है यहाँ पर, तो ये दोनों क्षेत्र में एक प्रकार से मुस्लिम लीग का प्रभुत्व था। मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की मांग कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि भाई फिर से झगड़ा ना शुरू हो जाए, फिर से दिक्कतें ना आ जाए, और आज़ादी इतने दिनों बाद वैसे मिल रही थी, तो लोगों ने कहा कि भाई चलो विभाजन को ही स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो विभाजन हुआ। गांधी जी विभाजन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, कि भाई भारत जो है एकता के सूत्रपात में हिंदू और मुस्लिम सभी लोग एक होकर के रहें। और आज अगर आप देखें, बांग्लादेश और पाकिस्तान सब भारत का ही हिस्सा होता, एक स्वतंत्र भारत होता, तो आप देखें कि दुनिया आज
हमारे समक्ष टिक नहीं पाती। आज कोई विश्व का देश जो है आपके समक्ष नहीं टिक पाता, क्योंकि आप एक ऐसी बड़ी शक्ति हो जाते कि उसका टक्कर देने के लिए आप बता दूं कि आप बहुत बड़े बड़े देशों की टक्कर आप दे सकते थे। अमेरिका और रूस इन सभी के समकालीन आप आ जाते। हालांकि अभी भारत जो है इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है लगातार। तो यही योजना थी लॉर्ड माउंटबेटन की। मतलब ये भारत में आया था 14 मार्च 1947 को, और 3 जून को 1947 को ये योजना प्रस्तुत करता है भारत विभाजन की, और भारत विभाजन हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में ये लोग ना चाहते हुए भी भारत विभाजन का जो प्रस्ताव होता है उसको स्वीकार करते हैं। ये है आपकी माउंटबेटन योजना। दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, बताएं फटाफट से। भारत में अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, ठीक है बताएं। सबसे पहली बात, भारत में अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको भारत के नागरिक हो। सबसे पहली बात, आपकी सिटीजनशिप जो है वो भारतीय हो। इसके अलावा दूसरी बात, आप 35 साल के हो चुके हों। अगर आप 35 साल से नीचे हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव भारत में रह करके नहीं लड़ सकते। तीसरी बात यह है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी कि एक सांसद की जो योग्यता होती है वो योग्यता आपके पास होगी, तभी आप एक राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो पाएंगे। इसके अलावा चौथी योग्यता ये होनी चाहिए कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आप नहीं होने चाहिए। किसी सरकारी नौकरी या किसी तरीके का लाभ का पद जो है उस पर आपको नहीं रहना है। राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसमें क्या हो, या जिसे खास करके निर्वाचक मंडल के 100 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं संसद के सदस्य, लोकसभा के और राज्यसभा के, इसके अलावा विधान जो सभाएं होती हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, उन सदस्यों की मैं बात कर रहा हूं। तो उनमें से 100 लोग निर्वाचक मंडल के 100 लोगों का समर्थन प्राप्त हो, जिसमें 50 सदस्य जो हों प्रस्तावक हों आपका, और 50 सदस्य जो हैं आपके समर्थक हों, तभी आपका एक प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव आप लड़ सकते हैं। ऐसे कोई नहीं लड़ सकता है। जब तक 100 सांसद जो है आपके पास नहीं होंगे तब तक आप राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ी ना लड़ पाएंगे। तो 100 समर्थक आपके पास होने चाहिए, और जिनमें से 50 प्रस्तावक और 50 जो है समर्थन करने वाले। तो ये होती है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे तो ये सब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि माने होता है कानून, समक्ष माने होता है सामने, समानता माने होता है बराबर का अधिकार। तो कानून के नज़र में या कानून के सामने सभी बराबर हैं। कानून के नज़रिए से दुनिया, मतलब भारत का जो जितना भी प्राणी है, चाहे वो राजा हो और चाहे वो एक भिखारी हो, सभी एक ही सिक्के, मतलब एक ही सिक्के जैसे हैं, या ऐसे बोले कि एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी धर्म से आप हो, आप चाहे हिंदी बोलते हो, चाहे मैथिली बोलते, मतलब हिंदी बोलते हैं, चाहे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, चाहे पंजाबी, चाहे गुजराती, चाहे मतलब कि आप बंगाली बोलते हैं, कुछ भी आप भाषा बोलते हैं, ठीक है, नेपाली, पहाड़ी, कुछ भी आप बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हैं, तो भी आपको उतना ही अधिकार है जितना कि एक हिंदी बोलने वाले को है। यानी कि विधि के समक्ष जो है सभी व्यक्ति समान हैं, सभी बराबर हैं। कानून सबको एक नज़रिए से देखेगा, और आप चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समानता या समता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से लेकर, मतलब अनुच्छेद 14 में वैसे कहा गया है, लेकिन समानता का अधिकार जो है ये प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। अगर समानता नहीं मिलेगी लोकतंत्र में तो आप जान लीजिए कि वहीं पर लोकतंत्र का आपने गला घोट दिया, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर के भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 18 तक जो है भारतीय संविधान में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक भारतीय संविधान में समानता के अधिकार की बात की गई, जिसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात कही, कानून की नज़र में सब समान होंगे। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इन सभी के हिसाब से या प्रजाति के हिसाब से, इन सभी के हिसाब से किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी व्यक्ति से नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, नौकरियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जो ये आरक्षण है उसको छोड़ करके ये अपवाद में आता है, बाकी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, अनटचबिलिटी जो है उसको ख़त्म किया जाएगा, यानी कि छुआछूत को ख़त्म किया जाएगा, छुआछूत किसी प्रकार का नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा
अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत किया जाएगा। कोई भी उपाधि अब कोई व्यक्ति धारण नहीं कर पाएगा कि भाई जो है उपाधियां पहले बहुत सारे लोग धारण करते थे, तो अब उपाधि जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उपाधि वही धारण कर सकता है जो राष्ट्रपति के द्वारा मिली होती हैं या राष्ट्रपति जिसको चाहता है। तो कानून के समक्ष समानता का अर्थ होता है कि सभी समान व्यक्तियों के लिए समान कानून हो और वे समान रूप से लागू किए जाएं। सामान्य परिस्थितियों में भी सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार बिना किसी भेदभाव के एक जैसा होना चाहिए। यही घोषणा करता है अनुच्छेद 14। ये बात ध्यान रखेंगे, तो इतना आपको लिख देना है। ठीक है, भारतीय संविधान की अगर बात की तो भारतीय संविधान में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और संविधान भारत में सर्वोच्च है, न्यायपालिका निष्पक्ष है। तो ये सब एक प्रकार से भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं और खास करके भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें मौलिक अधिकारों की बात करी गई, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और तमाम प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो ये है विधि के समक्ष समानता या समता का अधिकार जो मैंने आपको बताया। तीसरा प्रश्न आप देखिए, मतलब चौथा प्रश्न आप देखिएगा, चौरी चौरा कांड क्या है। चौरी चौरा ये गोरखपुर में पड़ता है, आप सभी को पता होगा चौरी चौरा। तो चौरी चौरा एक स्थान है, ठीक है, जो गोरखपुर में पड़ता है और यहीं पर एक कांड हुआ था। ठीक है, गोरखपुर में यह चौरी चौरा, गोरखपुर जिला आप लोग जानते होंगे, उसी में एक चौरी चौरा नाम का स्थान है। वहीं पर कांग्रेस के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था और क्या हुआ कि इससे पहले की घटना आप देखें तो गांधी जी जो थे वो असहयोग आंदोलन चला चुके थे। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी का था वो क्या था, असहयोग आंदोलन जो था 1903 में 3 ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे महात्मा गांधी को आंदोलन प्रारंभ करने पर विवश कर देते हैं। मतलब महात्मा गांधी खुद ही आंदोलन चला देते हैं, क्योंकि 1919 में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं भारतीय इतिहास में। पहली घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरी घटना है रौलट एक्ट वाली और तीसरी खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, हालांकि ये खलीफा का विरोध हो रहा था, ये तुर्की वगैरह का कुछ मामला था तो वहां से हो रहा था। ये जो अपने यहाँ का आंदोलन था, रौलट रौलट एक्ट का एक चूंकि पहला काम और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इन 3 कारणों से खिलाफत आंदोलन, रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन्हीं घटनाओं से मजबूर होकर के महात्मा गांधी ने कहा कि हम अंग्रेजी हुकूमत को सहयोग नहीं करेंगे, मतलब कि असहयोग की नीति अपनाएंगे। और दिसंबर महीना था, 1920 ईस्वी का समय था, नागपुर अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। उसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित होता है गांधी जी के द्वारा और अंग्रेजों का सहयोग अब नहीं दिया जाएगा, इस बात पर मोहर लगाई जाती है। यह आंदोलन सफल भी रहा महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था, लेकिन जब आंदोलन अपने चरम पर था उसी समय क्या हो जाता है, चौरी चौरा जो कांड मैं अभी बताने वाला हूँ वही चौरी चौरा कांड जो है हो जाता है। और जब महात्मा गांधी देखते हैं कि आंदोलन अब हिंसात्मक रूप लेने लगा है, तो गांधी जी चूंकि जानते थे कि अगर आंदोलन हिंसा में बदल जाएगा तो हिंसा को भाई सरकार दबा देगी मार काट करके, क्योंकि क्या है हमारे पास इतने हथियार नहीं है और ना हम लड़ने में सक्षम हैं। तो ऐसी स्थिति में आंदोलन को वापस लेना ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्या किया कि महात्मा गांधी ने चूंकि शांति के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे, तो वे सभी आंदोलनों को अहिंसा के रूप में देखना चाहते थे और यही कारण था कि उन्होंने चौरी चौरा कांड के बाद में असहयोग आंदोलन जो उन्होंने चलाया था उसको वापस कर लिया। ठीक है, अब ये चौरी चौरा मामला हुआ क्या था, ठीक है, ये था क्या आखिर में। चौरी चौरा जो मामला था भैया, चौरी चौरा की अगर मैं बात करूं तो गांधी जी जब असहयोग आंदोलन शांतिपूर्वक चलाने का निश्चय करते हैं, गांधी जी ने अंग्रेजों को मतलब कर ना देने के लिए एक आंदोलन चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार के एक सप्ताह का समय दिया था कि भाई हम आपको कर नहीं देंगे। ठीक है, इसको लेकर के एक आंदोलन चलाने की जो है बात कही थी ब्रिटिश सरकार के लिए। ऐसा हुआ कि समय पूरा होने के पहले ही 5 फरवरी को 1922 ईस्वी की घटना है, 5 फरवरी की डेट है, 1922 में गोरखपुर जिला होता है, चौरी चौरा नाम का स्थान होता है। वहीं पर कांग्रेस एक जुलूस निकालती है। कांग्रेस मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जिसका स्थापना 1885 में हो जाता है, वही कांग्रेस क्या करती है, एक जुलूस निकालती है। और पुलिस जो थी उस समय वो जुलूस रोकने का काम करती है, क्योंकि पुलिस का काम ही होता है धरना वगैरह रोकना। तो पुलिस क्या करती है, उसी को रोकने का काम करती है, जिससे क्या होता है जनता जो होती है वो थोड़ी आक्रोशित होती है और पुलिस जो होती है थोड़ा वो भी एक प्रकार से जबरदस्ती रोकने का काम करती है। तो पुलिस और जनता में क्या होता है, विद्रोह होता है, मुठभेड़ होती है, मारधाड़ शुरू हो जाती है। तो फिर क्या होता है, जनता जो कि ज़्यादा रहती है तो जनता लोग रपटाते हैं पुलिस वालों को, पुलिस वाले भागते हैं। अब जब पुलिस वाले भागते हैं तो पुलिस का घर कौन सा होता है, थाना होता है। तो पुलिस जा करके थाने में छुप जाती है। अब थाने में जब बंद हो जाते हैं, पुलिस लोग अपने आप को छुपा लेते हैं, तो भीड़ क्या थी, उत्तेजित थी। भीड़ में एक प्रकार से गुस्सा था, जुनून था और राष्ट्रभक्ति भरी कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसे में क्या हुआ कि भीड़ ने क्या किया, थाने को घेर लिया चौतरफा और थाने को जला दिया, आग लगा दी थाने में।
अब थाने के सभी लोग जल करके एकदम से उसी में जितने पुलिस वाले कर्मी थे सब राख हो गए। और इसके बाद ये 5 फरवरी की डेट की घटना है। इसके बाद में 11 फरवरी की डेट रहती, 6 दिन के बाद में 1922 ईस्वी का ही समय है। कांग्रेस कार्य समिति ने आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण से इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया। गांधी जी चूंकि इसके बिल्कुल विरोधी थे, मतलब गांधी जी हिंसा के विरोधी थे, आंदोलन के विरोधी नहीं थे। गांधी जी ने हिंसा का विरोध किया और उन्होंने कहा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, हिंसा क्यों करी, और इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया। तो ये था आपकी चौरी चौरा कांड, जो मैंने आपको बहुत ही बारीकी से समझाया। आपको समझ में आ गया होगा। डेट 5 फरवरी 1922, ये ध्यान रखेंगे। वापस कब लिया गया असहयोग आंदोलन? 11 फरवरी 1922। क्लियर? आगे देखिए। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगर मैं बताऊं भारतीय संविधान की विशेषताओं की, तो भारतीय संविधान जो है इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो भारतीय संविधान की यही है कि भारतीय संविधान लिखित है। भारतीय संविधान कैसा है भाई? भारतीय संविधान लिखित है। लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान है। ये संविधान बाकायदा से संविधान सभा बुलाई जाती है और इस पर चर्चा होती है और संविधान का निर्माण किया जाता है, यानी कि निर्मित संविधान है और लिखित संविधान है। दूसरी बात, भारतीय संविधान संघात्मक है, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 कहता है। तीसरी विशेषता भारतीय संविधान की है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था भारत में, संसदात्मक शासन व्यवस्था भारत में वहां से ली गई है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यानी कि भारत में संसद होंगे, संसद माने लोकसभा और राज्यसभा होगी, उसमें सांसद होंगे और वही सारा काम संसद जो होगी वो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होगी, या कार्यपालिका संसद के प्रति या मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है। चौथी विशेषता है कि विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये इसकी विशेषता है। पांचवी विशेषता में आप लिख सकते हैं कि न्यायपालिका जो भारत की है, या जो एक प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह हैं, हाई कोर्ट है, उस पर कार्यपालिका या विधायिका का कोई दबाव या कोई वो नहीं होता है कि भाई न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं। न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता ये भारतीय संविधान की जबरदस्त विशेषता रही है। इसके अलावा छठी विशेषता ये है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारत में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35, ये भारतीय संविधान में अनुच्छेदों, मतलब ये इतने जितने अनुच्छेद हैं इसके बीच में, वो सभी के सभी भारतीय नागरिकों को अधिकार देते हैं। तमाम प्रकार के अधिकारों की बात कही गई है। ठीक है। तो स्वतंत्रता, समानता, तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगर किसी बच्चे को आप जो है मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तमाम प्रकार के अधिकार, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता से लेकर के बोलने चालने उठने बैठने धंधा वगैरह करने की स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता दी गई है और लिखी गई है। समानता। ठीक है। पुलिस आपको पकड़ती फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको लेकर के कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मौलिक अधिकार ही हो गया। अनुच्छेद, अच्छा, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। ठीक है। भाग 3 में है, इसलिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं। क्योंकि मैग्ना कार्टा जो था वो अनुच्छेद, मतलब मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी की घटना है। ये ब्रिटिश में हुआ था। मैग्ना कार्टा एक राजा के विरुद्ध में सौंपी गई थी। ठीक है। तो वो चीज़ है, तो इसीलिए मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं। हालांकि वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो है वो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये मुख्य रूप से 6 संवैधानिक अधिकार हैं जो कि अभी भी भारतीय संविधान में वर्णित है। एक संपत्ति का अधिकार था तो वो अब खत्म कर दिया गया है, अब वो कानूनी अधिकार हो गया है। ये बात ध्यान रखेंगे, यानी विधिक अधिकार हो गया है। तो ये भी विशेषता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता इसलिए है क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक हैं, और इसमें राज्य को एक प्रकार से लोक कल्याणकारी बनाने के लिए कई सारी बातें कही गई हैं कि राज्य का एक कर्तव्य होगा कि जनता के लिए वो ऐसी ऐसी व्यवस्था करे। वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखी गई बातें हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखी गई हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भारतीय संविधान की विशेषता कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करता है, और भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द का वर्णन किया गया है। हालांकि जब संविधान बना था तो इस शब्द का वर्णन नहीं किया गया था। इसके बाद में आकर के 42वां संविधान संशोधन होता है, उसमें इस शब्द को जोड़ा जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ कुछ विशेषताएं भारतीय संविधान की जो मैंने आपको बताई। आगे देखिएगा और भी प्रश्न है। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान सभा का गठन, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी भारतीय संविधान की विशेषताओं में कि भारतीय संविधान जो है लिखित और निर्मित संविधान है। निर्मित संविधान इसलिए है क्योंकि संविधान सभा का गठन होता है, और
बाकायदा से तमाम सारे लोग बैठते हैं, उसके बाद में चर्चा पर चर्चा होती है, उसके बाद में फिर जो है संविधान का निर्माण होता है। तो वही संविधान सभा क्या है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसको समझना है। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, बोर्ड पर पढ़ाया है, तो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। वैसे संविधान सभा के गठन की बात की जाए तो देश की आज़ादी के बाद क्या हुआ कि बहुत पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा चलाया जाए, यह तभी संभव है जब देश का अपना संविधान होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब 1946 ईस्वी की घटना है, 1946 ईस्वी में देश में अंतरिम सरकार का गठन होता है, तो इसके बाद जब संविधान सभा का भी गठन उसी साथ हो जाता है 1946 में। 1946 में जो संविधान सभा बनाई गई उसमें 389 सदस्य थे, उनमें से खास करके अलग अलग क्षेत्रों से लोग थे, और जुलाई 1946 में 296 सदस्यों का चुनाव होता है 389 में से, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को होती है 1946 में, यानी 1946 में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें मुस्लिम लीग जो था उसने भाग नहीं लिया और उसने कहा कि हमारे लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया जाए। जिसके बाद में 3 जून 1947, 3 जून की डेट ध्यान रखिए, 3 जून 1947, ठीक है, ये भारत विभाजन योजना के बाद बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है। आपको बता दूं, भारतीय विभाजन के बारे में मैंने आपको जो माउंटबेटन योजना बताई थी कि भाई 14 मार्च की डेट थी, 14 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आता है और 3 जून 1947 को क्या होता है, वो एक प्रकार से दस्तखत मोहर हो जाती है कि भाई भारत और पाकिस्तान अब बढ़ जाएगा। तो 3 जून के बाद में फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन दोबारा से किया जाता है, जिसमें अब कितने सदस्य होते हैं, 324 सदस्य होते हैं, ठीक है। 31 दिसंबर की डेट है 1947 को संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 ही रह जाती है और संविधान निर्माण के बाद 284 सदस्य जो होते हैं बच जाते हैं, मतलब वही बचते हैं जिन्होंने संविधान सभा का जो एक प्रकार से वो था, संविधान निर्माण के जो पेपर था उस पर साइन किया 284 सदस्यों ने, ठीक है। इस पर सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, आप देख लीजिएगा। इस तरीके से संविधान सभा का गठन किया जाता है और संविधान सभा के द्वारा फिर उस पर चर्चा होती है। प्रारूप समिति से लेकर के तमाम प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं। उनमें प्रारूप समिति जो होती सबसे इंपॉर्टेंट समिति होती, जिसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी। उसके बाद में फिर क्या होता है, उसके बाद में भीमराव अम्बेडकर जी की नेतृत्व में जो प्रारूप समिति होती है उसी को संविधान निर्मात्री सभा कहा जाता है और उसके द्वारा संविधान निर्माण को लेकर के कई सारी बातें कही जाती हैं। उन बातों पर चर्चा होती है खूब ज़्यादा, बहुत सारे लोग बैठ करके 284 लोग संविधान सभा में बैठ करके, और उसके अध्यक्ष होते 284 लोगों में सबसे जो मुखिया होते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं वो एक प्रकार से संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उससे 2 दिन पहले अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन उसके बाद में 2 दिन के बाद में बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से, और उसके बाद में फिर चर्चा पर चर्चा होती रहती है और 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद जा करके हमारा जो संविधान है, जो कि एक प्रकार से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियों और 22 भागों से निर्मित एक बहुत बड़ा संविधान दुनिया का हमारे समक्ष आता है, जिसमें अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया, जिसमें रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया, जिसमें खास करके अगर मैं आपको बताऊं तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया, संघात्मक व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया गया, संसदात्मक शासन व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसी प्रकार से दुनिया भर के तमाम देशों से अच्छी अच्छी चीज़ों को निकाल करके हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया। यहाँ तक कि 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, वहाँ से लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को उठा करके हूबहू या उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके भारतीय संविधान में हूबहू डाल दिया गया। तो इस तरीके से भारतीय संविधान एक बड़ी पोथी निकल करके हमारे समक्ष आई, ठीक है। और इसकी भाषा बड़ी जटिल थी और आज भी बड़ी जटिल भाषा है, चूँकि भारत का संविधान या भारत को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान की जो भाषा है बड़ी जटिल है, बड़ी कठिन है, आम नागरिक के समझ में वो नहीं आती है, ठीक है। तो ये है भाई संविधान सभा के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बता दी। बहुत चीज़ें मैं आपको वैसे बता देता हूँ जानकारी के लिए, तो इनको आप अगर मेरी बातों को सुनते चलेंगे, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, 2-3 बार रिपीट। अगर मैं थोड़ी तेज़ बोलता हूँ, तेज़ इसलिए बोलता हूँ चूँकि बहुत सारे लोग आप बताते होंगे सर जी आप बहुत तेज़ पढ़ाते हो। तेज़ इसलिए मैं बोलता हूँ चूँकि कम समय लगे आपका, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपका समय ज़्यादा लूँ, और इसीलिए जितना मुझे आप सुने
उतना ज़्यादा आप जो है मतलब 2-3 बार अगर आप सुन लेंगे, आपके पास समय है तो 2-3 बार सुन लें। अगर आप थोड़े टैलेंटेड होंगे तो एक ही बार में समझ जाएँगे, या अगर टैलेंटेड नहीं भी होंगे या टैलेंटेड हैं भी तब भी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि 2 बार आप ज़रूर देखें। 2 बार देखने से क्या होगा, एक बार तो आपका एक प्रकार से आपने आँख आँख देखा और आपका दिमाग सुनता है। लेकिन दूसरी बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपका आँख, कान, नाक जितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं सब में आपके घुस जाएगा वो। और इस तरीके से आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो सबसे बाहर भी निकलेगा, ठीक है? तो एक ज्ञानेंद्री है आपकी हाथ, ठीक है? तो ज्ञानेंद्री हाथ है, तो बाकी आँख, कान, नाक इन सभी को अगर कार्य करोगे एक ही चीज़ पर, तो आपका हाथ जो होगा ऑटोमेटिक लिखता चला जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए भैया, आगे बढ़ते रहिए। चलें अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताएं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या कारण रहा बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का एक तरीका था। क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है, इसी कारण से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। इसके अलावा जापानी आक्रमण का भय लगातार बना था, ब्रिटिश राज व्यवस्था में भारतीयों का अंधविश्वास फैल रहा था, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, पूर्वी बंगाल में आतंक साया मतलब कि साया मंडरा रहा था, वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते मूल्य, इन सभी को देखते हुए भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये एक प्रकार से आता है और यहाँ से अंग्रेजों को भगाने का एक और आंदोलन जो है चलाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ कारण जो कि मैंने आपको बताए। ठीक है, तो इन चीज़ों को लिख लीजिए कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण क्रिप्स मिशन की असफलता, दूसरा कारण जापानी आक्रमण का भय, तीसरा कारण ब्रिटिश राज्य व्यवस्था में भारतीयों का अंधविश्वास, चौथा कारण वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते मूल्य, पांचवा पांचवा कारण पूर्वी बंगाल में आतंक का साया, छठा कारण बर्मा में या म्यांमार में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार। तो इन सभी कारणों से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदारवादियों की प्रमुख राजनीतिक विचारधारा क्या थी बताएं। उदारवादियों की, उदारवादियों की अगर बात की जाए तो उदारवाद और उग्रवाद दो विचारधारा चलती है कांग्रेस के। कांग्रेस में आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ 1885 ईस्वी में। उसके बाद से लेकर के 1905 तक आप देखते हैं आकर के 1905 से लेकर के या मतलब 5 तक लगभग आप देखते हैं कि जो है नरम दल बहुत ही ज़्यादा हावी रहा। नरम दल कहने का मतलब ये है कि वो लोग अंग्रेजों से डट करके सामना नहीं करते थे, अंग्रेजों की नीतियों को अपनाते थे, अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति रखते थे, तो वो थे उदारवादी लोग। स्वतंत्रता आंदोलन में दो विचारधाराएं थी, एक थी नरम दल, एक था गरम दल। 1905 ईस्वी का समय है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल का प्रभाव था उस समय। 1907 में क्या हुआ, क्योंकि 1906 ईस्वी में उग्र आंदोलन का प्रारंभ 1906 में होता है, उससे पहले जितना भी आंदोलन हुआ वो सब नरम पंथियों के द्वारा किया गया। उससे पहले आंदोलन आप कुछ देखेंगे नहीं, बस केवल ब्रिटिश मतलब मूक बन करके ब्रिटिश लोग जो करते थे उसी को देखते थे, उसी में कुछ चीज़ें बताते कि भाई साहब प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा सा बदल दो, इसमें ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, इस तरीके से होता था। 1907 ईस्वी के बाद असल शुरू होता है जलवा। नरम दल के नेता जो थे वो शांत प्रिय हुआ करते थे, जबकि उग्रवादी दल के नेता जो होते थे उनमें खास करके क्रांतिकारी में बम, पिस्तौल, राजनीतिक हत्या, राजनीतिक डकैतियाँ ये सब चलती रहती थी। उसमें धुआंधार तरीके से फायरिंग वगैरह करते थे, मतलब डरा करके अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा करके मारते थे, ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। और इस युग में आंदोलन का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में था, जो उग्रवाद था उसमें क्रांतिकारी थे। इसमें नवयुवक में 3 लोगों का नाम निकल करके आता है, बहुत ही फेमस व्यक्ति थे उग्रवादी आंदोलन के। एक तो थे लाल, एक थे बाल और एक थे पाल। लाल, बाल, पाल, यानी एक थे लाला लाजपत राय, एक थे बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, एक थे पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। ये 3 लोग जो हैं ये सबसे फेमस हैं उग्रवादी आंदोलन में भारत में। ठीक है, लेकिन पूछा गया है आपसे उदारवादी, तो इससे पहले चलेंगे 1907 से पहले, 1905 से पहले चलेंगे। तो उस समय नरम दल के नेता हुआ करते थे। अच्छा, नरम दल के नेताओं की विचारधारा पूछी गई है, तो नरम दल के नेता सबसे पहली बात शांत प्रिय थे, अपने अधिकारों की मांग करते थे कि भैया हमको ये चाहिए, आप दे दीजिए प्लीज, इस तरीके से मांग करते थे। लेकिन गरम दल वाले ऐसे नहीं दोगे, हमारी चीज़ें हम ही पे अधिकार कर रहे हो का, इस तरीके से डिमांड नहीं करते थे। अबे यार, हमारे यहाँ पे आकर के तुम हमसे ही टिटा रहे हो, हमसे ही हमारी कॉलर पकड़ रहे हो,
ठीक है। तो इसीलिए वो लोग बड़े गुस्सैल टाइप के, मतलब गुस्से में थे, और कि भाई अरे हमारी चीज़ हम ही से टैक्स ले रहा है, हम ही को बेच रहा है, हम ही को उल्लू बना रहा है, तो इस दृष्टि से वो लोग। लेकिन ये लोग क्या थे कि भाई शासन सत्ता उनके पास है, तो थोड़ा ठंड दिमाग से उदारवादी नेता सोचा करते थे। पहली विचारधारा थी उदारवादियों की, पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक थे। दूसरी बात, ब्रिटिश शासन में आस्था रखते थे। तीसरी बात, क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। चौथी बात, मतलब वैधानिकता में विश्वास रखते थे। पांचवी, वैधानिकता मतलब कानून में। पांचवी बात, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था इनको। अंग्रेज जो लोग न्याय करेंगे, जो अंग्रेज के जो आला अधिकारी होंगे, जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे, मतलब न्यायालय की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे होंगे, मतलब जज वगैरह, वो अच्छा न्याय करेंगे, इस पर विश्वास करते थे। इसके अलावा ब्रिटेन के साथ संबंध भारतीय हित में होगा, ये बात ये लोग सोचते थे। देश की सेवा करना इनका भाव था। हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे नरम दल के लोग। और इसके अलावा स्वतंत्रता से ही मानव प्रगति संभव है, ऐसा ये लोग विश्वास करते थे। तो इस तरीके से ये था उदारवादियों की कुछ प्रमुख विचारधाराएं जो मैंने आपको बताई। पॉइंट टू पॉइंट आप लिख लीजिएगा इन पॉइंटों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से सुनेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है आपका, निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ बताएं। निर्वाचन माने होता है निर्वाचन, मतलब चुनाव करना। निर्वाचन करने का जो एक प्रकार से आयोग या जो घर या जो एक प्रकार से मतलब वो होता है, ऑफिस होती है जो चुनाव करवाती है, उसी को निर्वाचन आयोग कहते हैं। संविधान, जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 324 आप लोग अगर जानते होंगे, तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। हालांकि अब बहुत ज़्यादा अनुच्छेद बढ़ गए हैं, क्योंकि 100 से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं। लगभग 450 से अधिक संविधान मतलब में अनुच्छेद इस समय वर्णित हैं। 8 अनुसूचियाँ थीं, अब 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 22 भाग थे, अब 24 भाग हैं। लगभग 25 हो गए थे, फिर एक कम हो गया था। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद नंबर 324 है, उसमें कहा गया कि एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारत के लिए की जाएगी, जिसका कार्य होगा कि निर्वाचन संबंधी तमाम प्रकार की चीज़ें करे वो। जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त का एक प्रकार से अध्यक्ष होते हैं, मतलब कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं जो कि उसके सलाहकार के लिए बनाए जाते हैं। सभी विषयों पर निर्णय बहुमत से लिया जाता है। इसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा तमाम प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, कहाँ पर चुनाव करना है, कब करना है, कौन कौन वोट देगा, मतदाता सूची तैयार करना हो गया। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना हो गया। इसके अलावा जो है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह क्या देना है, उसको बांटना हुआ। इसके अलावा राजनीतिक दल की मान्यता कैसे समाप्त करनी है, उसको भी ये लोग करते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को जब्त किया जाता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राजनीतिक पार्टियों के लिए आचार संहिता जो होती है, चुनाव से पहले लगाई जाती है, वो लगाई जाती है। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही चुनाव प्रचार के लिए नियम बनाए जाते हैं, कैसे कैसे प्रचार करना है, क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ये चुनाव में खास करके निर्वाचन आयोग ही निर्धारित करता है। इसके अलावा किसी दल के विभाजन पर निर्णय देना होगा तो भी निर्वाचन आयोग ही देगा। तो इस तरीके से निर्वाचन आयोग के बहुत काम होते हैं। जितने भी चुनाव भारत में होते हैं वो सब निर्वाचन आयोग के द्वारा ही हैंडल किए जाते हैं। क्लियर? और इस पर सरकार का कोई दबाव नहीं होता निर्वाचन आयोग पर, ये स्वतंत्र होकर के चुनाव करवाता है। 10वां प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ बताएं। असहयोग आंदोलन आप सभी को पता होगा, मैंने बताया था कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, गांधी जी ने चलाया था। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद में इस आंदोलन को भंग कर दिया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी हिंसात्मक व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। और इसीलिए जब चौरी चौरा कांड में हिंसा होती है, ठीक है, थाने को आग लगा दी जाती, फूंक दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उसको क्या किया, असहयोग आंदोलन को एक प्रकार से भंग कर दिया। लेकिन असहयोग आंदोलन था क्या? असहयोग आंदोलन 3 घटनाओं का एक परिणाम था। एक घटना थी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, पहली घटना। दूसरी घटना होती है रौलट एक्ट वाली, और तीसरी घटना होती है भाई खिलाफत आंदोलन, जो कि एक प्रकार से मुसलमानों से रिलेटेड था। और तुर्की मतलब इस्लाम के जो देश हैं, जो खाड़ी देश है, उसमें ये चीज़ें चल रही थी, खिलाफत आंदोलन। तो भारत में मुसलमानों को एक करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का समर्थन भी किया, और ताकि मुसलमान लोग भी साथ में आए। और इन्हीं तीनों घटनाओं के कारण से मजबूर होकर के गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेजी हुकूमत को सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजी हुकूमत की बातों को नहीं मानेंगे, हम असहयोग की नीति अपनाएंगे। और दिसंबर महीना था 1920 ईस्वी में, क्या हुआ कि नागपुर का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और उसमें असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित होता है कि हम अंग्रेजों का सहयोग अब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और
ये आंदोलन काफ़ी सफल रहा, लेकिन जब आंदोलन अपने चरम पर था तभी चौरी चौरा कांड हो जाता है। आंदोलन के हिंसात्मक होने के कारण से गांधी जी के द्वारा इसे स्थगित करने का निर्णय लिया जाता है। महात्मा गांधी शांति के पुजारी थे और सभी आंदोलनों को अहिंसा के रूप में देखना चाहते थे, और इसीलिए जब क्या हुआ कि भाई अहिंसा मतलब नहीं रही उसमें आंदोलन में, तो उन्होंने आंदोलन को भंग कर दिया। तो ये था असहयोग आंदोलन। अच्छा, असहयोग आंदोलन क्या सहयोग करते थे? भारतीय लोगों का क्या सहयोग चाहिए था अंग्रेजों को? कभी आपने इस बात पर गौर किया कि भाई क्यों हम सहयोग, मतलब हमारे सहयोग से और ना सहयोग से अंग्रेजों को क्या फर्क पड़ता है? तू साथ हो या ना हो, क्या फर्क है? गाना सुना होगा आपने। तो इस बेदर्द सी जिंदगी में तुम साथ हो या ना हो, इसका क्या फर्क है कोई फर्क? फर्क ये था मेरे भाई कि उसी से पहले आप थोड़ा पीछे चले, 1914 में आए। 1914 में एक बहुत बड़ी घटना होती, पूरे संसार को स्तब्ध कर देने वाली। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1918 में आ जाएं अब। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का समापन होता है। ऐसे में जो इंग्लैंड था उसकी मदद कौन कर रहा था? इंग्लैंड, चूंकि भारत पर शासन कर रहा था, इसी दृष्टि से इंग्लैंड के जो सैनिक होते थे, मतलब इंग्लैंड के जो बड़े अधिकारी थे, वो लोग भारतीय सैनिकों का यूज करते थे इन युद्धों में। आप सोच रहे होंगे कि भारत ने तो युद्ध में भाग ही नहीं लिया था, लेकिन भारत पर शासन कौन कर रहा था? अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड तो भाग लिया था, बिल्कुल मित्र राष्ट्रों के साथ था। तो भैया कैसे नहीं भाग लिए? भारतीय सैनिकों को यहाँ से भेजते थे लड़ने के लिए, तभी ना जीते हैं ना। भारतीय सैनिकों ने बहुत मदद करी थी प्रथम विश्व युद्ध में, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध में मना कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में मना किया इसीलिए कि भाई हमने अभी तक आपकी सहयोग किया, प्रथम विश्व युद्ध में हमने आपका सहयोग किया, आपने आपकी मदद करी, आपने हमको जो वचन दिया था उस वचन को नहीं पूरा कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में यही कहा कि भाई अब हम आपका सहयोग किसी मामले में नहीं करेंगे। समझ में आई चीजें? ये था असहयोग आंदोलन। आगे देखिए, केवल 3 प्रश्न या 4 प्रश्न या 5 प्रश्न आपको करने होंगे इसमें। अलग अलग विश्वविद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में 3 प्रश्न, किसी में 4 प्रश्न, किसी में 5 प्रश्न आपको करने हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। खंड बा में 150 शब्द या 200 शब्दों में आपको इसको लिखना होता है। आपके पेपर में लिखा होगा कितने शब्दों में लिखना है, हालांकि 200 या 150 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक है, 2 घंटे की परीक्षा होगी तो 1.5 घंटों में लिखना है। अगर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की अगर 3 प्रश्न करने होंगे, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में 3 प्रश्न करने होंगे और 200 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अच्छा, उसमें 7 ही दिए जाएंगे। और राम मनोहर लोहिया में 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सुहेल देव में इसी प्रकार का होगा तो 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से 5 करने होंगे। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा, 200 शब्दों में लिखना होगा। तो ऐसे से अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग पैटर्न होता है। जो है प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा और दूसरा पैटर्न है, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखें तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि इसको आपको 8 क्वेश्चन है, इनमें से केवल 3 या 4 या 5 प्रश्न करने हैं। हालांकि मैं सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको समझाऊंगा। देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति और विकास के कारणों की विवेचना करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति और विकास के कई कारण थे, और क्यों, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है 1885 में होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। इससे पहले 1860 और 1870 के दशक में ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना जो थी पनपने लगी थी। कांग्रेस की स्थापना इस बढ़ती चेतना की पराकाष्ठा थी, और 1885 में राजनीतिक चेतना की करवट बदली और एक राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में A.O. ह्यूम कहते हैं, उसके द्वारा की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन होता है 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर की डेट होती है, 1885 का ही समय है। 1885 में 28 दिसंबर को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में इसका अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता करते हैं W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। और इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता जी, ये सब उपस्थित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मामूली शुरुआत से भारतीय जनमानस का प्रतिनिधित्व करने वाले एक बहुत सशक्त संगठन के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अब भारतीयों को लगता है कि भाई हमारे पास एक संगठन है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को रखते हैं। अगर अभी तक आप वो ऐसे मांग करते थे कि भाई हमको देश दो, हमारा देश दो, तो एक संगठन नहीं था आपके पास, एक अच्छा एकता में बल होता है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब अपनी बात कहता था तो फिर अंग्रेज अधिकारी लोग डरते थे। ठीक है,
तो ये था उत्पत्ति का कुछ बात। विकास के क्या कारण थे इसके भाई? इसके बहुत सारे कारण थे विकास के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। चूँकि क्या था, सबसे पहला कारण ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विकास का, चूँकि ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष था। सभी व्यक्तियों में ब्रिटिश शासन जो था उसके प्रति आक्रोश था, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं ब्रिटिश शासन जो था हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा था, हमको एक प्रकार से डरा धमका रहा था, हमारे साथ छुआछूत और तमाम प्रकार के व्यवहार कर रहा था, हमको एक प्रकार से आप देखते हैं मतलब भारतीयों के लिए अलग व्यवस्था करता था, तमाम प्रकार की चीज़ें होती थी। तो मतलब हमेशा नीचा दिखाने का काम होता था। दूसरी बात ये थी कि भारतीयों की प्रतिद्वंदी आकांक्षाएं थी, क्योंकि आप देखते हैं भारत में उस समय तक आप देखते हैं जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद से ही एक उनके दिमाग में एक राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगती है। क्योंकि आप देखते हैं नौकरी का इंसान मतलब कि एक प्रकार से क्या हुआ, राष्ट्रवादी था, और भूख, निराशा, कुंठा, सत्ता एक प्रकार से दूसरे के हाथ में थी, कोई काम हो नहीं रहा था, कर बढ़ता जा रहा था लगातार। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही थी, इसके कारण से तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, और इस कारण से क्या हुआ कि भाई पलट जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास और बढ़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लोग समझते कि भाई ये अपना है, ठीक है, ये भारतीय लोग इसमें इसमें हैं, तो ऐसी स्थिति में उसी को जो है लोग बढ़ावा देते हैं। तीसरा कारण है, एक अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन के अधीन आर्थिक और राजनीतिक पराधीनता की स्थितियों के विरुद्ध लड़ते हुए रोष था लोगों के मन में। इसके फलस्वरूप जब भारतीय जनमानस को पता चला कि भाई भारत में एक अपनी संस्था बन चुकी है, तो लोगों ने उसको खूब जम करके समर्थन किया। इसके अलावा चौथी बात विकास का ये है कि लॉर्ड डफरिन जो था उसकी नीतियाँ ऐसी कुछ थी। लॉर्ड डफरिन चूँकि जो है वो क्या था, लॉर्ड डफरिन ने स्वयं कांग्रेस का उल्लेख किया कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों के प्रबलतम रूप में उसका उल्लेख किया, और कहा कि ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्वेष फैलाने का दोषारोपण किया कांग्रेस पर। और फिर क्या हुआ कि लॉर्ड डफरिन जो था भारतीयों के लिए अलग अलग नीति बनाता था, ठीक है, दमनकारी नीतियां बनाता था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब वो कांग्रेस का विरोध करने लगा, जब वो कांग्रेस के विरोध करने लगा, तो और लोगों को लगा कि भाई ये ठीक, अब लगा कि भाई अब जनता को लगने लगा कि भाई ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये हमारे लिए ही बनाई गई है। तो उन्होंने खूब जम करके इसका सहायता किया, और भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वो एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में उभर करके सामने आई। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो रट लीजिएगा इनको एकदम से। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के क्या कारण थे? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कई सारे कारण थे। आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्रीयता की जो भावना है 19वीं शताब्दी में, यानी 1800 से लेकर के 1900 ईस्वी का जो दौर है, इसमें तक आपकी उदय हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी का मतलब सीधा सा होता है 1800 से लेकर के 1900। 19वीं शताब्दी के पहले में मतलब पूर्वार्ध में नहीं, उत्तरार्ध में, यानी 1850 के बाद से आप देखते हैं पनपने लगती है, और 1857 की जब क्रांति हो जाती है उसके बाद में और धधकता हुआ ज्वाला भारतीय राष्ट्रवाद का सामने आता है। कुछ राष्ट्रभक्तों ने मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, जब जिसके कारण से 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, क्रांति हुई। और ये जो आंदोलन था 1857 का, ये भले ही या क्रांति भले ही सफल ना हुई हो, क्योंकि बिना किसी तैयारी के, बिना योजना के ये एकदम से हो गया था। जितनी भी भारतीय रियासतें थी उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 का आंदोलन भले ही असफल रहा, लेकिन भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जो थी यहीं से जागने लगती है। फिर 1885 में एक दूसरा काम होता है, एक नई युग का आरंभ होता है, जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय संस्था का गठन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है, कांग्रेस पार्टी का जन्म होता है। तब से भारतीयों में राजनीतिक भावना और बढ़ने लगती है। लोगों को लगा कि भाई अब ये हमारी संस्था है, तो ऐसे में लगा कि भाई ये हमारा है, ये हमारा है, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उससे पहले लोग छोटे छोटे इलाकों को जानते थे कि भाई यही हमारा राष्ट्र है, यही हमारा राज्य है। जो जैसे कि झांसी के लोग समझते थे कि भाई झांसी हमारा है, उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश को, अयोध्या वाले अयोध्या को, मतलब अयोध्या में जो है कई राज्य थे उस समय, अयोध्या वाले अयोध्या को, बनारस वाले बनारस को। तो ऐसे से क्या हो रहा था कि अलग अलग लोग जो थे वो अलग अलग तरीके से वो चीज़ें कर रहे थे। मतलब अब लोग क्या समझने लगे कि भाई पूरा का पूरा भारत ही अपना है, तो राष्ट्रवाद का उदय होने लगता है। इसके राजनीतिक कारण भी थे। राजनीतिक कारण ये था कि चूंकि इंग्लैंड में अपनी साम्राज्यवादी व्यवस्था का प्रभाव बढ़ाते हुए समूचे भारत पर अपना अधिकार जब इंग्लैंड के लोगों ने कर लिया, तो भारतीयों को लगने लगा कि भाई ये जो है एक कंपनी के रूप में भारत में आया था और आज पूरे भारत को कब्जा लिया है। तो अंग्रेजों ने जब देखा कि मतलब अंग्रेजों को इस तरीके से देखा भारतीयों ने, तो फिर विद्रोह करने का भावना मन में जागी, और उनके प्रति एक प्रकार से द्वेष का भाव, या एक प्रकार से इसे बोले कि उनको यहाँ से भगाने का भाव जागा। तो उसी को राष्ट्रीय अपने देश के प्रति प्रेम जागा।
दूसरा कारण था आर्थिक कारण, चूंकि भारत में क्या था कि भाई भारत की जो पूंजी थी या भारत की जो धन था उसको ये ब्रिटेन भेजते थे ये लोग, ठीक है। भारतीय कोष का प्रयोग करके पैसा देते थे इंग्लैंड के सैनिकों को, तमाम प्रकार की चीज़ें होती थी, तो इसके कारण से भी विरोध लोग करने लगे। तीसरा था संचार का साधन, क्योंकि उस समय तक आप देखते डाक तार तमाम प्रकार की सेवाएं शुरू हो चुकी थी 18वीं शताब्दी के बाद में। 1853 ईस्वी में प्रशासनिक सुविधा, वाणिज्यिक शोषण और राजनीतिक प्रतिवाद की दृष्टि से रेल लाइनों का कार्य शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से डाक चिट्ठी शुरू होती है, तो लोगों के पास सारी चीज़ें पहुंचती जाने मतलब कि पहुंच जाई जाने लगती है। एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक चिट्ठी या संदेश भेजा जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें आई सामने, तो लोगों को लगने लगा कि भाई जो ये चिट्ठी में भाई, अब अभी तक क्या था कि लोग अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते थे। अब संचार का विकास हुआ, तार का विकास हुआ, तमाम प्रकार की चीज़ों का विकास हुआ। इससे क्या हुआ कि भाई लोगों तक पहुंच बनी, पकड़ बनी, इससे भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। चौथी बात, पश्चिमी विचारधारा और आधुनिक शिक्षा से क्या हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ करके बाहर पढ़ने गए। वहाँ से उन्होंने देखा कि भाई सभी लोग स्वतंत्रता समानता की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय लोग भी यूरोपियों की तरह स्वतंत्रता समानता की बात करने लगे। जब भारत के लोग यूरोप में शिक्षा लेकर के आते यहाँ पर, तो वो भी विरोध करते और राष्ट्रवाद जैसी भावना जान पाते कि क्या है। पांचवा कारण था आधुनिक प्रेस का विकास हो गया। तमाम प्रकार के समाचार पत्र छपने लगे, जिससे विचारों का आदान प्रदान शुरू हो गया। तमाम प्रकार के ज्ञान, तमाम प्रकार के मोटिवेशनल स्पीच आने लगी समाचार पत्रों में। बड़े बड़े जो कवि थे हिंदी के से लेकर के बड़े बड़े जो कवि थे अंग्रेजी के, बंगला के, सभी कवियों ने अपने अपने हिसाब से अपनी विचारधाराओं को छापना शुरू कर दिया। तो लोगों को लगने लगा कि भाई हाँ, भारतीय में मतलब कि भारत क्या है, भारत के बारे में छपा। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना बाद में हालांकि आती है, लेकिन आप देखें उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, ठीक है। इसी तरीके से ऐतिहासिक शोध का प्रभाव पड़ा। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, ये भी एक प्रकार से बहुत सारी उपयोगी हुई। विल्बर्ट बिल विवाद भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से राष्ट्रवाद उदय के कारण में सामने आया। तो ये तमाम प्रकार के कारण थे जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में सामने आते हैं। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, भारत में 1857 का प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन था। 1857 का जो क्रांतिकारी आंदोलन था, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, ये असफल क्यों हुआ, प्रश्न ये पूछा गया। बढ़िया प्रश्न है। 1857 का जो क्रांतिकारी आंदोलन था असफल इसलिए हुआ, अच्छा, ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था, और इतनी मतलब भारत में इतनी तीव्र गति से फैला, जैसे कि खास करके जन विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया। ऐसे मतलब लगा कि पूरा जनता एक प्रकार से उतर गई सरकार के विरुद्ध। लेकिन इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, या मतलब की प्लानिंग थी, बाद में होने की प्लानिंग थी, लेकिन अचानक से हो जाता है। मंगल पांडे जब एक प्रकार से डायरेक्ट जाकर के गोली दागते हैं, उसके बाद से प्रारंभ हो जाता है चिंगारी वहीं से, ठीक है। समझे पहले पहला कारण ये था कि समय से पूर्व क्रांति शुरू हो जाती है, क्योंकि जबकि 31 मार्च 1857 को क्रांति प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित की गई थी, और उससे पहले 2 दिन 3 दिन पहले शुरू हो जाती है। इसके अलावा दूसरी बात, क्रांतिकारियों के पास सीमित साधन थे। भारतीयों के पास नए हथियारों का अभाव था, नए नए हथियार नहीं थे, और चूंकि जब नए हथियार नहीं थे, सीमित साधन थे, तो फिर लड़ना मुश्किल था। तीसरा कारण हारने का ये था कि अंग्रेजों के पास कुशल सैनिक थे, कुशल सेनापति थे, जबकि भारतीयों के पास सेनापतियों का अभाव था, कोई था नहीं जो नेतृत्व करता हो। चौथी बात, 1857 की क्रांति स्थानीय, सीमित और असंगठित थी, और अधिकांश क्षेत्रों की सेनाएं अंग्रेजों की शक्ति बनी रहीं, क्योंकि जो भारतीय सेनाएं थी या भारत के जो राजा महाराजा थे, रियासतें थी, वो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, तो ऐसे में हम लोग पीछे हो गए। इसके अलावा पांचवा कारण आप लिख सकते हैं, चूंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारतीयों में एकता का अभाव था। पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद के शासकों ने क्रांति के दमन के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। केवल अवध के नवाब, रोहिलखंड के नवाब, उत्तरी मतलब अवध के शासक रोहिलखंड के और उत्तरी भारत के जो सामंत थे, उन्होंने क्रांति का समर्थन किया। बाकी ग्वालियर, हैदराबाद, पटियाला, इन सभी लोगों ने विरोध किया, जम करके भारतीयों को ही मारना शुरू कर दिया। और इसके अलावा छठा कारण ये था कि भारतीय क्रांतिकारियों के पास कोई नौसैनिक शक्ति भी नहीं थी, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वे अंग्रेजों की सैनिक सामग्री को रोक नहीं पाए, ठीक है। इसके अलावा सातवां कारण आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजों के पास अच्छी संचार व्यवस्था थी। उनके पास जैसे कोई समस्या होती थी, तुरंत लोग बातचीत करके सुलझा लेते थे। अंग्रेज अपनी इसी व्यवस्था से क्रांतिकारियों को रोकने में मतलब सफल रहते हैं, और हम इसीलिए असफल होते हैं। आठवां कारण आप लिख सकते हैं कि चूंकि भारतीय क्रांतिकारियों के पास निश्चित उद्देश्य का अभाव था,
किस उद्देश्य से लड़ रहे थे उनको खुद ही नहीं पता था। जब अंग्रेजों ने भारतीय शासक बहादुर शाह जफर जो था उसको जब बंदी बना लिया, दिल्ली का शासक था ये, मुगल सम्राट था, तो क्रांतिकारियों का लक्ष्य समाप्त हो जाता है उसी समय। इसके अलावा नौवां कारण आप लिख सकते हो कि चूंकि गरीब और छोटी जाति के लोगों ने क्रांति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, तो ऐसे में केवल उच्च वर्ग का या बड़े वर्ग का ही बन करके ही आंदोलन रह गया। ठीक है, इसके अलावा क्रांति में सफल नेतृत्व का अभाव था, कोई नेतृत्व करता नहीं था। नाना साहेब अलग से कर रहे थे, तात्या टोपे कानपुर से, लक्ष्मीबाई झांसी से, कुंवर सिंह बिहार से, ये सब संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कोई एकता का अभाव नहीं था, कोई नेतृत्व करता नहीं था। और इसी कारण, यही कारण था कि 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था वह असफल हो जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की विवेचना करें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कही गई है, और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और संविधान का आत्मा कहा है। क्योंकि जो ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर संविधान द्वारा जो मूल अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं उनका उल्लंघन होता है या उसका उल्लंघन शासन के द्वारा किया जाता हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, ठीक है, और उन्हीं रिट के माध्यम से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयों के द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के लेख जारी किए गए हैं। वो 5 प्रकार के लेख जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में, वैसे डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं तिलक-उत्तरी में प्रश्न। जैसे पहला है आपका रिट, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जैसे पुलिस जो है आपको क्या कर ले, बंद कर ले, और आपको पुलिस क्या करे, 24 घंटे से ज़्यादा देर तक बंद करे रहे, तो और इसके बाद में आपको छोड़े ना, तो आप या आपका वकील जो होता है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करवा सकता है कि भाई न्यायालय में बंदे को पेश किया जाए, जिसको, और फोटो वोटो नहीं काम चलेगा। न्यायालय में पूछा जाएगा कि भाई आपने इसको क्यों पकड़ के रखा, 24 घंटे से ज़्यादा क्यों पकड़ के रखा। अगर वो सही उत्तर पुलिसकर्मी दे ले जाता है तो उसको मतलब कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वो उचित तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाता न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, और आपका पक्ष प्रबल होता है, तो सस्पेंड तक हो सकता है, बहुत सारी दंड मिल सकते हैं पुलिस अधिकारी को। ठीक है, तो शरीर के साथ उपस्थिति होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। न्यायालय में आपको पेश करना होता है, न्यायालय में जज के सामने, जिसको आपने पकड़ा है। तो पहला, अगर वो पेश नहीं करते पुलिस वाले, तो पुलिस के अधिकारी के खिलाफ आप केस कर सकते हैं न्यायालय में जाकर के। दूसरी बात, 24 घंटे के भीतर आने जाने के समय को छोड़ करके न्यायालय में आपको पेश करने का अधिकार है आपके पास। दूसरी बात, परमादेश लेख। परमादेश लेख जो होता है, ये न्यायालय मतलब कि इस लेख के अनुसार न्यायालय किसी भी विभाग या अधिकारी को आदेश दे सकता है जब कोई सरकारी विभाग या उसका अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय क्या करता है, इस लेख के द्वारा उस विभाग या उस अधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए निर्देश देता है कि भाई आप अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं करें। कोई सरकारी कर्मचारी है या अधिकारी है, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको उसका पद का मान करवाना, उसको ध्यान करवाना, ये होता है आपका परमादेश लेख। तीसरा होता है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख का मतलब होता है रोकना, और यह लेख जो होता है प्रतिषेध लेख, ये सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के द्वारा जो उनसे छोटे न्यायालय है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश दिया जाता है कि वह जिन मुकदमों की सुनवाई कर रहे हैं उन मुकदमों की सुनवाई ना करें, चूंकि वह उनके क्षेत्र से बाहर है। वो उनको आप हमारे पास भेज दें, या आपके क्षेत्र से बाहर है तो उन मुकदमे की सुनवाई आप ना करें। ये होता है प्रतिषेध लेख। जैसे कि आप देखते हैं कोई कोई मामला होता है, तो भाई आपने हाई कोर्ट में आपने किया, तो फिर आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं, तो ऐसे क्या होता है, ये आपका होता है ये। चौथा होता है आपका उत्प्रेषण मतलब उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख जो होता है, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों को और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को किसी मुकदमे से संबंधित सूचनाओं को भेजने का आदेश देता है, और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से किसी मुकदमे के विषय में सूचनाएं भी इस लेख के आधार पर मांग सकता है कि भाई इस केस को लेकर के आप इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेंड कर दें। वो होता है उत्प्रेषण लेख। पांचवा होता है आपका अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को असंवैधानिक तरीके से प्राप्त कर लेता है, तो न्यायालय इस लेख के द्वारा उस व्यक्ति को उस पद को खाली करने के आदेश देती है कि भाई इस आदेश के मतलब कि आप क्यों इस पद पर बैठे हैं जब आप उसके हकदार नहीं हैं। और इस आदेश के द्वारा न्यायालय संबंधित व्यक्ति से यह पूछता है कि वह किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहा है। ठीक है,
और इस तरीके से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करके हमारा संविधान व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की श्रेष्ठता और हितों का संरक्षक बन गया है। मौलिक अधिकार हमारी संवैधानिक व्यवस्था की आत्मा और प्राण है, जिसका होना व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये होता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखिएगा, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों और शक्तियों की स्थिति की विवेचना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो, सबसे पहली बात जानिए, लोकसभा जो है वो जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो आपने जिन सांसदों को वोट दिया है, वो सांसद लोग जो होते हैं वही जा कर के लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, आपके एरिया के, आपके ज़िले के जो सांसद होंगे वो जा कर के वहीं पर बैठते हैं लोकसभा में। और लोकसभा के जो तमाम प्रकार के सांसद होते हैं अलग अलग क्षेत्र से आए हुए, उन्हीं सभी सांसद लोग चुनाव करते हैं और वही सब सांसद लोग वोट दे करके एक एक प्रकार से एक मुखिया तैयार करते हैं, एक अध्यक्ष बनाते हैं। वही होता है लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको अंग्रेजी में स्पीकर कहा जाता है। तो उसी के कार्य, शक्ति और स्थिति के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो लोकसभा की अगर बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा जो होती है अपने गठन के बाद प्रथम अधिवेशन में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष सदन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहा जाता है, वह सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता करता है और उसकी अनुपस्थिति अगर होती है तो उपाध्यक्ष जो है वो सारे कार्यकर्ता जो एक प्रकार से लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों की अगर बात की जाए, लोकसभा सबसे पहले बात जानिए कि लोकप्रिय सदन होता है और इसीलिए होता है लोकप्रिय सदन लोकसभा, क्योंकि वहाँ पर आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वो डायरेक्ट बैठे होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा प्रथम सदन, मतलब कि लोकसभा प्रिय सदन है, निम्न सदन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि निम्न सदन इसलिए क्योंकि ये भंग हो जाती है। इसके पास कई शक्तियां हैं, कई कार्य होते हैं। इसके पहला काम ये है या पहली शक्ति है कि लोकसभा की बैठक, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के जो अध्यक्ष या स्पीकर होते हैं, सबसे पहली बात लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है, सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। ये सब मुख्य कार्य होता है उसका। दूसरा काम ये है, लोकसभा में प्रस्तुत होने वाले जो विषय होते हैं उसकी अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं, कोई भी मुद्दा हो। तीसरी बात, वह सदन का नेता होता है, मतलब कि सदन के नेता से परामर्श करके सदन की कार्रवाई निश्चित कर। सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उससे सलाह करके कार्रवाई निश्चित करता है किसी भी मुद्दे की। चौथी बात यह है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है सदस्यों के द्वारा मंत्री से पूछे गए प्रश्नों को स्वीकार करता है और नियम विरुद्ध होने पर उसे अस्वीकार भी करता है। पांचवा कार्य होता है लोकसभा के अध्यक्ष का कि सदन में किसी विषय पर बराबर मत पड़ने पर निर्णायक मत देने का जो अधिकारी होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष कई समितियों का पदेन सभापति होता है और समितियों के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है लोकसभा के। इसके अलावा मतलब बजट संबंधी भाषणों की समय सीमा निर्धारित कौन करता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कितने समय में कितना कौन बोलेगा, कितना देर होगा, ये सब सारी चीज़ें लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके अलावा जो बैठे रहते हैं टीवी पर, आपने देखा होगा लोकसभा टीवी, अगर टीवी आपके घर में होगी तो ठोकते रहते कि भाई आप बोलो महोदय महोदय। ओम बिरला जी इस समय कुछ समय पहले मतलब बोल रहे थे, आपने देखा ओम बिरला जी को जानते होंगे। तो इसी प्रकार से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। कोई विधेयक, वित्त विधेयक है कि नहीं है, इस पर अध्यक्ष का ही निर्णय अंतिम होता है। तो इस तरीके से लोकसभा की बैठकों को स्थगित करने का अधिकार, बैठक स्थगित होने के बाद यदि राष्ट्रपति ने सत्रावसान नहीं किया है तो लोकसभा की बैठक को दोबारा से बुलाने का अधिकार, ये सब लोकसभा के अध्यक्ष को ही दिया जाता है। सदन का कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से ही सदन में बोल सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये था लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई। ठीक है, और अगर इसकी बात की है तो अनुच्छेद 112 के 3 के अंतर्गत अध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि से दिए जाएंगे, ये बात बताई गई है। अनुच्छेद 100 का फर्स्ट कहता है कि केवल समान मत पड़ने की स्थिति में सदन में मतदान करने का अधिकार इसको होगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। और अनुच्छेद 94 कहता है कि इसे पद से हटाने के लिए संसद का विशेष बहुमत मिलना आवश्यक होता है, तभी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है उसके पद से। तो इस तरीके से ये इसकी स्थिति होती है। तो ये हो गई लोकसभा के अध्यक्ष की कार्य शक्ति और स्थितियां। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से आप बताएंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, यानी भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। तो सबसे पहली बात जानिए, भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली गई। सबसे पहली बात, ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन व्यवस्था को लिया, लोकसभा और विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का जो व्यवस्था है वो भी मैंने ब्रिटेन के संविधान से लिया, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, इसके अलावा संसद और विधानमंडलों की प्रक्रिया और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार और उनकी उन्मुक्तियां, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान वैसे लागू हुआ 1789 में, तो उस संविधान से संघात्मक शासन प्रणाली ली गई है, मूल अधिकार लिए गए हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत और उपराष्ट्रपति का पद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तीसरे देश का संविधान है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान जो है खास करके 1946 में जो लागू हुआ था, चौथा गणतंत्र, वहाँ से लिया गया है। वहाँ से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिखी गई है, रिपब्लिकल सिस्टम ऑफ इंडिया जो भारत का है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा चौथा देश है आपका कनाडा। कनाडा के संविधान से, कनाडा का संविधान कब लागू हुआ? 1946 में ही लागू हुआ। कनाडा के संविधान से संघ और राज्यों के बीच की जो शक्तियाँ होती हैं उसका विभाजन लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड का संविधान 1937 में लागू हुआ। जो डीपीएसपी है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो शामिल है, 36 से लेकर के 51 तक, उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जर्मनी के संविधान से अगर बात करें, 1933 में जर्मनी का संविधान लागू हुआ, वहाँ से आपातकालीन उपबंध लिया गया, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो ली गई हैं, ठीक है। अनुच्छेद 352, 356, 360 वाली जो बात, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल, ये सब कहाँ से? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा सोवियत रूस से लिया गया। सोवियत रूस का जो संविधान लागू हुआ 1936 में लागू हुआ, वहाँ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, मूल कर्तव्य को लिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर बात की जाए तो समवर्ती सूची ली गई है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो पूर्व की गोरी सरकार थी वो उस वाले संविधान से संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसको लिया गया है। 368 में, भारतीय संविधान के 368वें अनुच्छेद में भारत के संविधान में कैसे संशोधन किया जाएगा इस बात का उल्लेख किया गया है। जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 की जो शब्दावली है उसको लिया गया है। तो इस तरीके से विभिन्न विभिन्न देशों के संविधान से हमने बहुत सारी चीज़ों को लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत का शासन जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935, उससे लगभग बहुत सारे अनुच्छेद को हूबहू उतार लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विवरण की सूचियाँ जो ली गई हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। सातवां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में क्या परिवर्तन किए गए, प्रकाश डालिए। तो आपको मैं बता दूं, भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे, बहुत सारा चीज़ इसमें बदल दिया गया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ भारतीय संविधान में, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार थी 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, ठीक है, और इमरजेंसी का दौर चल रहा था, उस समय बहुत सारे परिवर्तन हुए। मौलिक कर्तव्यों का समावेश इसी समय हुआ, 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसके अलावा मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण कर दिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित कर दिया गया। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये सब जोड़ दिया गया। इसके अलावा जो है प्रभुत्व मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, ये सब शब्द जो है जोड़ दिया गया भारतीय संविधान में। और राष्ट्र की एकता शब्द के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द स्थापित किया गया। समझें एक बार फिर से, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर क्या कर दिया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये दो तीन चार चीज़ें जो है 42वें संविधान में जोड़ी गई। इसके अलावा राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जो है ये इसी समय जोड़ा गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जोड़ी गई, मतलब 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्र की एकता शब्द पहले से था, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता ये दो शब्द मतलब कि इस तरीके से बाद में इसमें जोड़ा गया प्रस्तावना में। अनुच्छेद 368 जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद मतलब कि संविधान में संशोधन से रिलेटेड है, उसमें अनुच्छेद मतलब कि 368 में 4 कॉलम जोड़ दिया गया। उसमें चौथा कॉलम 368
में एक ऐसे 4 करके एक अनुच्छेद उसमें जोड़ दिया गया और उसमें जो संविधान संशोधन है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इस पर और मोहर लगा दिया गया। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता स्थापित कर दी गई। इसके अलावा वन्य जीव तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया। लोकसभा तथा विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष इसी समय कर दी गई। इसके अलावा बच्चों तथा युवकों के नैतिक शोषण पर प्रतिबंध लगाया गया। बहुत सारी चीज़ें करी गई। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में गणपूर्ति की संवैधानिकता की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया और राज्य कानूनों की वैधता जांचने का सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में था ए के तहत उस विषय को समाप्त कर दिया गया। जूरी पद्धति को महत्व दिया गया। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, इस बात पर फोकस किया गया। तमाम प्रकार के और भी संशोधन किए गए, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी जो 42वां संविधान संशोधन है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, लघु संविधान संशोधन, मतलब ये है लघु संविधान बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ों में परिवर्तन कर दिया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 38 नंबर, 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें क्या क्या बातें बताई गई, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय शासन जो मतलब जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम जो आया था उसके द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए थे और भारतीयों को संतोष नहीं हुआ इसके द्वारा भी 1909 और 1909 में जो कमियां रह गई थी उसको 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा सुधारा गया। फिर तब भी भारतीयों को संतोष नहीं प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, गांधी जी ने के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित होता है और इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय राज्य स्थापित कर दिया गया। केंद्रीय और प्रांतों के शासन में भी इस अधिनियम के द्वारा परिवर्तन किया गया। भारत का संविधान लागू होने तक 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत का शासन चलता रहा। भारत का संविधान लागू होने तक 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारतीय शासन को आगे बढ़ाया गया और 1935 के अधिनियम के बहुत से प्रावधान भारत के नए संविधान में ज्यों के त्यों कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारतीय संघ की व्यवस्था उसी से मतलब की शामिल की गई। इसके अलावा केंद्र और प्रांतों के बीच मतलब विषयों का विभाजन, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था, मतलब प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली को हटा करके केंद्र में लागू कर दिया गया। स्वायत्त शासन की स्थापना कर दी गई 1935 के संविधान संशोधन में। मतलब 1935 का जो भारतीय संविधान मतलब भारतीय शासन अधिनियम आया था उसमें गवर्नर जनरल के अधिकारों की में वृद्धि करी गई, स्थानीय स्वायत्तता मतलब स्वायत्त शासन की स्थापना करी गई। ठीक है, कई प्रकार भारतीय परिषद की समाप्ति कर दी गई। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार के काम किए गए यहाँ पर 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा। आगे देखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की जाए तो खंडशः से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 1 या 2 प्रश्न आपको करने होंगे। 450 शब्द या 5 शब्दों में आपको इसके उत्तर को लिखना होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। 4 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 1 या 2 प्रश्न आपको करने होंगे, जैसा आपको लिखेगा एग्जाम में आपके आप कर दीजिएगा, चूंकि अलग अलग विश्वविद्यालय में एक किसी में 2 करने होते हैं। हालांकि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में केवल 1 ही प्रश्न करना है, बाकी सभी में 2-2 प्रश्न आपको करने होंगे। पहला प्रश्न आप देखिएगा, उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन के सिद्धांत और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, ये प्रश्न रट लीजिएगा एकदम से। इससे पहले और भी मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ है 2023 के, बहुत सारे मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, महासंग्राम वीडियो पड़े हुए, तो उनको देख लीजिएगा 2023 वाले। प्ले लिस्ट में सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले अभी 10-15 दिन पहले की बात है, मैंने मॉडल पेपर भी दिया है, इसका लिखित मॉडल पेपर एक और दिया था 2024 वाला, तो उसको भी देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो ये सब प्रश्न बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न हूबहू आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।